नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जैसा हम कहते आ रहे हैं कि एक बार में इससे कंसेप्ट को इतना अच्छे से समझ लेना चाहिए कि फिर से आपको उस कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता ना पड़े। आप उस कंसेप्ट में कहीं कोई कंफ्यूजन आपकी ना रहे, क्योंकि हम आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि एक बार पढ़ाने के बाद हमें विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप जो है उस चीज को समझ जाएंगे, क्योंकि हमारा तरीका जो है वो ऐसा है कि हम बेसिक से एडवांस लेकर के चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट, लिक्विडिटी ट्रैप। जब हम लिक्विडिटी ट्रैप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्राइसिस आते हैं। जैसे कि आप याद करते हैं दोस्तों कि 1929 में क्राइसिस आया था, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है ना। ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन की बात करें, या हम अभी जो है 2019 में 19, 20, 21 आप देखते हैं जो जिसको हम बोलते हैं कोरोना काल आया था, ठीक है ना। तो कोरोना पीरियड आया था, उसको हम याद करें तो आप देखते हैं, ठीक है ना, कि 2019 में जब कोरोना आया तो लोगों ने जो है अपने पैसे, यानी कि अपना कैश, कैश यानी कि अपनी लिक्विडिटी अपने पास रखना शुरू कर दिया। यानी कि ना तो वो जो है वो बैंकों में जमा करवा रहे थे, और ना ही वो उन पैसों से बॉन्ड या शेयर, या मैं ये कहूँ कि फाइनेंशियल मार्केट में कोई प्रोडक्शन साइड जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि उस एक समय पीरियड, यानी कि उस एक समय के दौरान लोग जो हैं वो अपने पैसे को अपने पास कैश के रूप में रखना पसंद कर रहे थे। तो इसी को केन्स ने बोला है लिक्विडिटी ट्रैप। यानी कि इसको समझ लीजिए दोस्तों कि लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है, देखिए लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, मनी, पैसा जो आपके पास है, वो क्या हो गया, ट्रैप हो गया, वो जाल में फंस गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लिक्विडिटी यानी कि आपका पैसा, आप ना तो इन्वेस्टमेंट साइड जो है वो लगाने जा रहे हैं, और ना ही आप उसको जो है वो बैंक में जमा करवाने जा रहे हैं। यानी कि वो पैसा आप अपने पास रखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही कम सिचुएशंस में आपको देखने को मिलता है, जब जब इकोनॉमी डिप्रेशन की ओर जाती है, जब जब इकोनॉमी जो है वो डाउन की ओर जाती है, तब तब लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऐसी हो जाती हैं कि समय के साथ हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अब जो है पैसा कैश में जितना मेरे पास होगा उतना ही मैं ज़्यादा सुरक्षित रहूँगा। इसलिए वो क्या करता है, वो अपने पैसे को अपने पास होल्ड रखता है, यानी कि अपने पास रखता है, और इसको हम बोल देते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जब इकोनॉमी डाउन की ओर जाती है तब लिक्विडिटी ट्रैप की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है, हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो कहाँ से निकला है, इसकी हिस्ट्री क्या है। चलिए देखते हैं। केन्स ने मनी डिमांड की तीन चीजें बताई हैं कि मनी डिमांड क्यों की जाती है, उसके तीन मोटिव बताए, तीन कारण बताए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए मनी की डिमांड की जाती है, यानी कि कोई लेन देन करने के लिए मुझे जो है मनी की डिमांड की आवश्यकता होगी, यानी कि मनी की आवश्यकता होगी तो मैं मनी की डिमांड करूंगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए या ट्रांजिटिव मोटिव के लिए मैं मनी की डिमांड करता हूँ। दूसरा मैं ये कहूंगा कि स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, यानी कि गैम्बलिंग के लिए मैं जो है मनी की डिमांड करूंगा। क्या कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है ना, यानी कि ब्याज की दर अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होती है वो कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो बॉन्ड की फेस वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी सपोज कीजिए कि कोई बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ से मैं आपको सारा कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद जब मैं इस पीपीटी को आगे बढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, और लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके बाद एमसीक्यू आने वाले हैं। उन एमसीक्यू को जब आप करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रहेगा तो क्या, बस रिविजन्स जो है वो आपकी बाकी रहेंगी, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा कि स्पेकुलेटिव डिमांड यानी कि गैम्बलिंग, ठीक है ना। स्पेकुलेटिव डिमांड यानी कि गैम्बलिंग, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, ठीक है ना, तो बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। देखिए कैसे, सपोज कीजिए कि कोई बॉन्ड हम परचेज कर रहे हैं, कोई पत्तर जो है हम ले रहे हैं जिसके ऊपर जो है वो 100 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है ना, 100 रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है, 100 रुपए लिखे हुए हैं। इस पर पत्तर को, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, हाई होगा, तो ये पत्तर हमको मिल जाएगा 70 रुपए में, ठीक है ना।
यानी कि बॉन्ड की इस 100 रुपए की जो फेस वैल्यू वो क्या हो गई, 70 रुपए हो गई। ठीक है ना? यानी कि हम ये कह सकते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो ये मिल रहा है हमको 70 रुपए में। ठीक है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पैसा हम देंगे उस पैसे पे इंटरेस्ट हमारा कम आने वाला है। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट अगर हमारा उस पे कम आने वाला है तो हम ये कहेंगे कि भई यही 100 रुपए वाला जो है बॉन्ड जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आरओआई हमारा क्या होगा, कम होगा, तो ये हमारे को मिल जाएगा 95। तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई, हाई। देखिए यहाँ क्या था 70 रुपए, यहाँ क्या है 95 रुपए। ठीक है ना? यानी कि पहले जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था तो हमको जो है इसकी फेस वैल्यू कम मिल रही थी, 70 रुपए मिल रहा था, 70 रुपए में ये मिल रहा था। ठीक है ना? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो गया तो इसकी जो फेस वैल्यू वो क्या हो गई, 95 हो गई। ठीक है ना? यानी कि हम ये कह सकते हैं, यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो फेस वैल्यू बॉन्ड की कम होगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो फेस वैल्यू जो है बॉन्ड की वो ज्यादा होगी। तो अब क्या होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लो होगा और बॉन्ड की प्राइस वैल्यू जो है वो हाई होगी, तो आप ध्यान से समझना इसको। मैं यहाँ जो है वो एक स्लाइड जो है वो ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाती है तो। चलिए मैं फिर भी देख लेता हूँ क्योंकि मैं इसको ज़ूम आउट कर लूँगा तो चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी हो जाएँगी। ठीक है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम जो है इसको और ज़ूम कर लेते हैं और आपको एक नई स्लाइड जो है वो यहाँ देखने को मिल गई। ठीक है? चलिए देखते हैं। ये क्या कह रहा है, इसको यहाँ से समझिए, इस डायग्राम से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर आप जो है, ठीक है ना? यहाँ पर आप जो है वो OY एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं। ठीक है? यहाँ पर आप जो है OY एक्स में जो है आप क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं। ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं और यहाँ पर आप मनी की डिमांड लेते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव के। ठीक है ना? और यहाँ आपको ये पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है और बॉन्ड की फेस वैल्यू में जो है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है ना? तो आपने कहा कि ये नेगेटिव हो गया और उसके बाद जो है ये हमारी मनी की डिमांड हो गई। मनी की डिमांड जो है वो डिपेंड करती है, आपको पता है, ठीक है ना, इनकम रेशियो पे, यानी कि इनकम पे, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है? क्लियर है बात? तो मनी की डिमांड रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना? तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है यहाँ पर, ठीक है ना, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है यहाँ पर तो हम यहाँ देखते हैं कि हम जो है इतने मनी की डिमांड करते हैं। ठीक है? मनी की डिमांड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो बॉन्ड की प्राइस वैल्यू जो है वो कम है, बॉन्ड की प्राइस वैल्यू कम है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास पैसा ना रख करके उस पैसे से बॉन्ड को खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि आज जो बॉन्ड है वो हमारे को मिल रहा है 70 रुपए में, क्योंकि फेस वैल्यू क्या है, कम। कल उसको जब बेचेंगे तो हमारे को वो 100 रुपए का बिकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो 30 रुपए का हमको दिखेगा कि भाई हाँ। क्यों? क्योंकि आज जो है, आज आज के दिन में आप ये देखेंगे कि आज की डेट में वो मेरे को 70 रुपए का मिल रहा है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाई तो रहेगा नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या होना है, कम होना है। ठीक है ना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाउन आएगा, हमें पता है। जब वो डाउन आएगा, यहाँ आएगा, तो इसकी जो ये फेस वैल्यू है 70 रुपए, ये बढ़ेगी। यानी कि 80 होएगी, 90 होएगी, यानी कि हमारे को कमाने का मौका मिलेगा। 70 का खरीद करके 80 या 90 रुपए का बेचूँगा तो 10-20 रुपए मेरे यहाँ पर बनेंगे। ठीक है ना? तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो फेस वैल्यू कम है, हम बॉन्ड को परचेज़ करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हमारे जो प्रॉफिट है वो बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सस्ते में खरीदा और हम उसको थोड़ा-सा महँगा में बेच देंगे। ठीक है ना? लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? लो, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? सबसे कम। सपोज़ कीजिए कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है? तो सीधी-सी बात है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम है तो आप क्या करेंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम, तो हमने कहा कि भई 100 रुपए का है और 95 रुपए का खरीदेंगे, 95 का खरीदेंगे। ठीक है ना? तो हमने खरीदा 95 का। जब लो है तो उससे लो तो जाएगा नहीं। ठीक है ना? और लो अगर जाएगा नहीं, तो फेस वैल्यू बढ़ेगी नहीं। जब फेस वैल्यू बढ़ेगी नहीं तो हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम है, तो बॉन्ड की फेस वैल्यू जो है वो हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा। और जब सबसे ज़्यादा वाले में हम जब इसको परचेज़ कर लेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, क्योंकि कम तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे मिनिमम था। जब ये बढ़ेगा, तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो 95 से कम होगी, ₹80 होगी।
यानी कि हमारे को यहाँ पे 15 रुपए का नुकसान हो जाएगा। समझ आई ना बात? यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो बॉन्ड को हम परचेज़ कर लेंगे, क्यों? कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो आएगा, ठीक करेंगे उसको, ठीक करेंगे यानी कि आएगा, कम आएगा तो उसकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, उसकी जब फेस वैल्यू बढ़ेगी तो उसको बेच देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो उसकी फेस वैल्यू हाई है, सबसे टॉप पे, सबसे महँगा है, तो महँगा खरीदेंगे, तो लो से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा-सा बढ़ेगा क्योंकि उसको ठीक तो करना पड़ेगा, है ना? जब वो ठीक होगा तो उसकी फेस वैल्यू कम हो जाएगी, महँगा खरीदेंगे, सस्ता बेचेंगे तो नुकसान होगा। तो हम क्या करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल मिनिमम होता है, तो हम बॉन्ड में भी नहीं लगाएँगे, एक बात, क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारे को नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में है। ठीक है ना? यानी कि वहाँ से हमारे को कुछ ज़्यादा अर्निंग की अ, पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो है वो बैंकों में जमा नहीं करवाएँगे, क्यों? क्योंकि थोड़े से ब्याज के लिए कौन बैंकों में चक्कर काटे? यानी कि ना तो हम बैंकों में जमा करवाने जाएँगे, ना ही हम बॉन्ड और शेयर में लगाएँगे। तो पैसा कहाँ जाएगा? वो सारा पैसा जो है वो मेरी जेब में रह जाएगा, यानी कि मैं अपने पास रख लूँगा। पूरी की पूरी लिक्विडिटी जो है उसको मैंने अपने पास में रख लिया। ना तो मैंने उसको बैंक में लगाया, ठीक है? और ना ही मैंने उसको बॉन्ड और शेयर यानी कि प्रोडक्शन साइड लगाया, यानी कि सारा पैसा मेरे पास रह गया। इसको केन्स कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है ना? तो लिक्विडिटी ट्रैप में हम ये कह सकते हैं कि हैंड चेन जो हो जाता है वो बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है, ठीक है ना? लिक्विडिटी ट्रैप के दौरान हैंड चेन जो है बिल्कुल बंद हो जाता है और इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम से समझने के अलावा इसका एक फ़ॉर्मूला है जिसको हम अभी समझ लेते हैं, जहाँ से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये कहता है कि मनी की जो डिमांड है या लिक्विडिटी ट्रैप है या मनी की डिमांड है इसकी स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए वो क्या होती है, उसका जो फॉर्मूला है हम देख लेते हैं कि आर जो है वो मैक्सिमम माइनस आर एक्चुअल, ठीक है ना, वो डिवाइड कर देंगे आर एक्चुअल से और आर मिनिमम से, ठीक है ना। तो मनी की डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव क्या होगी, मनी की डिमांड क्या होगी यहाँ पर देख लीजिए। सपोज करते हैं यहाँ हम ले लेते हैं दूसरे कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए कि आर जो मैक्सिमम है, ठीक है ना दोस्तों, वो है 5 रुपए, ठीक है। भाई एक्स मैक्सिमम में कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। आर जो एक्चुअल है वो है 2 रुपए या 2%, सॉरी 2 रुपए नहीं, यहाँ मैक्सिमम यानी कि 5%, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट जो है वो परसेंटेज में होगा तो आर मैक्सिमम 5%, आर एक्चुअल 2%, ठीक है। और आर मिनिमम जो हो सकता है वो भी कितना हो सकता है, 2% हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने ले ली है, इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो आर मैक्सिमम हमारा कितना है, 5, ठीक है, माइनस आर एक्चुअल हमारा कितना है, आप कहेंगे कि सर 2, ठीक है। आर एक्चुअल कितना है, 2 और आर मिनिमम कितना है, 2। तो आप जब ये देखेंगे तो आप ये कहेंगे 3/0, ठीक है ना, 3/0। तो आपको पता है कि इस ऐसे में आपका जो रिजल्ट होता है वो हो जाता है इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनाइट अनंत हो जाता है। तो आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर मनी की जो डिमांड है वो इन्फिनाइट हो गई। यानी कि मनी जो है, जितना भी मनी आपके पास में आएगा वो सारा का सारा हम अपने पास जेब में रखेंगे। इसी को केन ने कहा लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है ना? क्या कहा केन ने, लिक्विडिटी ट्रैप कहा, ठीक है? तो अब इसको समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो क्या होता है। एक-एक स्लाइड को पढ़ेंगे और इस कांसेप्ट को दिमाग में रखते हुए आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं दूसरा जो है वो आपका क्या कहता है। मैं एक बार इसको सभी को ज़ूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि हमने बड़ा ज़ूम कर लिया था, ठीक है ना? दैट्स व्हाई, ठीक है? चलिए, क्या कहता है इंट्रोडक्शन, कहता है लिक्विडिटी ट्रैप इज़ ए सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी लो एंड पीपल प्रेफर होल्डिंग कैश। तो हम यहाँ पढ़ कर के आए कि इंटरेस्ट रेट जो हो जाता है वो बहुत ही लो हो जाता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो लो हो जाता है और लोग जो है वो कैश को अपने पास रखना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो तो बॉन्ड की फेस वैल्यू ज़्यादा, बॉन्ड की फेस वैल्यू ज़्यादा तो हम बॉन्ड में पैसा नहीं लगाएँगे। लो ऑफ इंटरेस्ट रेट है तो हम जो है वो इंटरेस्ट में यानी कि पैसे को डिपॉज़िट नहीं करेंगे बैंक्स में, यानी कि ना तो बैंक में पैसा जाएगा, ना प्रोडक्शन साइड पैसा जाएगा। पैसा किसके पास रहेगा? हमारे पास रहेगा, ठीक है ना? तो तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें ब्याज दर बहुत कम हो जाती है और लोग नकद रखना जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सॉरी। ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट क्या कहता है, कहाँ से आया? तो आपको पता है कि जॉन मेनॉर्ड केन्स ने जो है ये
लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी है, ठीक है ना, लॉर्ड मेनार्ड केन्स, केंजियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है, ये अवधारणा जो है केन्स ने दी है, ये आप पढ़ करके आए हैं, ठीक है। इसका मीनिंग देखिए क्या कहता है, डिमांड फॉर मनी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक बन जाती है जब वेरी लो इंटरेस्ट रेट होता है। तो आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि आर मैक्सिमम माइनस आर एक्चुअल डिवाइड बाय आर एक्चुअल माइनस आर मिनिमम। तो ये मनी की डिमांड फॉर स्पेकुलेशन है। तो यहाँ पर आपका जो बनता है वो बन जाता है इन्फिनाइट, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है फीचर क्या क्या है। तो आप देखिए फीचर क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है, नियरली जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। प्रेफरेंस फॉर कैश, लोग जो है वो कैश को रखना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इनइफेक्टिव रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई को बढ़ाए। जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बढ़ाएगी तो लोगों के पास में पैसा जाएगा, ठीक है, लेकिन लोग उस पैसे को अपने पास ही रख लेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के मनी सप्लाई बढ़ाने से जो इकोनॉमी के अंदर बूम होना था, जो चीजें ठीक होनी थी, वो ठीक ना होने के बजाय क्या हो जाएगी, यानी कि वो पैसा बढ़ाए, चाहे वो पैसा कितना भी बढ़ा ले, लेकिन पैसा बढ़ाने से इकोनॉमी में कोई सुधार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोग उस पैसे को, उस लिक्विडिटी को क्या कर लेते हैं, अपने पास ही रख लेंगे। तो इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या कहता है डायग्राम से एक्सप्लेनेशन। तो आपको मैंने यहाँ बताया हुआ है कि दोबारा से मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ आपको पता है कि हम यहाँ ऐसे डायग्राम बनाते हैं और यहाँ हम लेते हैं कि मनी की डिमांड फॉर स्पेकुलेशन और यहाँ लेते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप के लिए मनी की डिमांड जो है वो दिखाई जाती है। तो हम देखते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, ठीक है, तो फेस वैल्यू कम होती है। जब फेस वैल्यू कम होती है बॉन्ड परचेज करेंगे, ठीक है ना। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम हो जाता है तो आप यहाँ देखेंगे कि कितना भी पैसा आ जाए वो सारा का सारा पैसा जो है वो हमारी जेब में रह जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर आप ये देखिए क्या कहता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ आप देखते हैं कि जब आर मिनिमम होता है तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टल बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है वो हॉरिजॉन्टल बन जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा लेता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर आप लेते हैं मनी सप्लाई। तो यहाँ हमने लिया मनी की सप्लाई, ठीक है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ हमने लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ आप इस डायग्राम से जो है इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इफेक्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको मैंने बताया कि मनी सप्लाई बढ़ाने से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो तो और जो है, क्योंकि वो सबसे लास्ट पे आया हुआ है, बिल्कुल लास्ट पे आया हुआ है। तो मनी सप्लाई जितना भी बढ़ाओगे सारा का सारा होल्ड हो जाएगा ना। तो लिक्विडिटी जो है वो ट्रैप में ही फंसी रहेगी। तो इफेक्ट जो है मॉनेटरी पॉलिसी का वो इनइफेक्टिव हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है, ठीक है ना। इनइफेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव है, यानी कि मनी सप्लाई डज नॉट रिड्यूस इंटरेस्ट रेट फर्दर, ठीक है ना। तो मनी सप्लाई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को और कम नहीं कर सकती। जब वो और कम नहीं कर सकती क्योंकि वो तो सबसे लास्ट पॉइंट पे है, मिनिमम पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो मिनिमम पॉइंट पे है तो उससे नीचे जो है वो जा ही नहीं सकता रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर ऐसे में सारी की सारी जो मनी है वो होल्ड हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। क्या कहता है रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो अब देखिए जब मनी सप्लाई कोई काम नहीं कर रही है तो केन्स कहता है कि मनी सप्लाई जब मनी सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी जब कोई काम नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट का रोल जो है वो अहम हो जाता है। गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति के द्वारा, ठीक है ना, इस प्रकार की सिचुएशन को वो कंट्रोल कर सकती है, ठीक है ना। तो इस टाइम पर गवर्नमेंट जो है आकर के स्पेंडिंग करे, एक्सपेंडिचर करे, पंप प्राइमिंग करे, ठीक है ना, जिससे इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन जो है वो बढ़ेगा। कंजप्शन बढ़ेगा यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो जो है वो कंजप्शन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से इकोनॉमी जो है वापिस से उस स्थिति से निकल करके जो है वो सही साइकिल में आ जाएगी। तो यानी कि ये कहते हैं कि राजकोषीय नीति की जो भूमिका है वो यहाँ पर अहम हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिक्विडिटी ट्रैप के मामले में, ठीक है ना। तो ये कहता है कि केन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी व्यय बढ़ाने जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा
कि ग्रेट डिप्रेशन आप देख सकते हैं, जापान का 1990 का क्राइसिस आप देख सकते हैं, ग्लोबल क्राइसिस 2008 आप देख सकते हैं, ठीक है? और कोरोना का काल जो है आप देख सकते हैं कि ये वो समय है जब हम जो है इन प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना? लिक्विडिटी ट्रैप के जो है वो सिनेरियोज़ को देखते हैं। चलिए अब आ जाते हैं कुछ एमसीक्यूज़ पर, ठीक है ना? तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि लिक्विडिटी ट्रैप कांसेप्ट जो है वो किसने दिया? तो आपको पता है दोस्तों कि जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया, तो केन्स ने जो है ये आंसर आपका यहाँ ठीक हो जाता है। दूसरा कहता है इन लिक्विडिटी ट्रैप डिमांड फॉर मनी इज़, ठीक है ना? तो मनी की डिमांड जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप में आपको पता है परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। यहाँ आकर के आप देखते हैं कि ये यहाँ आकर के, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। यहाँ से तो वो डाउनवर्ड होता है, फिर इस पॉइंट के बाद जो है वो क्या हो जाती है, ठीक है ना? तो परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स एट, ठीक है ना? कब आता है लिक्विडिटी ट्रैप? तो आपको पता है दोस्तों कि जब आप ये देखते हैं कि जब वेरी लो इंटरेस्ट रेट होता है ना? यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है हमारा लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो आप कर सकता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है व्हिच पॉलिसी फेल इन लिक्विडिटी ट्रैप? तो आपको पता है दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है, चाहे मनी सप्लाई को कितना भी बढ़ा लें, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को और कम नहीं कर सकती है। इसलिए गेंज जो है वो सजेशन देता है कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर ला सके इकोनॉमी को। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर मॉनेटरी फेल हो जाती है और फिजिकल पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव रहती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है लिक्विडिटी ट्रैप इज रिलेटेड टू विच थ्योरी? तो आप पढ़ कर के आए कि लिक्विडिटी ट्रैप जो है मनी की डिमांड थ्योरी, स्पेकुलेटिव डिमांड यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस, केन्जियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का हिस्सा है। तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एलपी का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, यानी कि जो हमारा वो था, ठीक है ना, जो कर्व था आप देखते हैं कि वो हमारा कैसा हो जाता है लिक्विडिटी ट्रैप के समय। तो आप यहाँ फिर से देखेंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप के समय ये पहले से जो है वो डाउनवर्ड होता है, फिर जो है ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है ना? यहाँ से ये क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो हॉरिजॉन्टल जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बेस्ट पॉलिसी इन लिक्विडिटी ट्रैप। तो आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनफेक्टिव हो जाती है, फिजिकल पॉलिसी जो है वो सबसे इफेक्टिव रहती है। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी जो है हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाता है। फिर आ जाता है लिक्विडिटी ट्रैप शोज लिमिटेशन ऑफ, है ना, किसकी लिमिटेशन बताता है? तो वो हमें मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशन बताता है कि कहाँ जाकर के मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काम करना छोड़ देती है। यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप के टाइम पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काम नहीं करती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशन है। ठीक है ना, तो बी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग लिक्विडिटी ट्रैप इज। तो जब हम लिक्विडिटी ट्रैप में देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज नहीं होता, जो हो रखा है वही हो रखा है, यानी कि कांस्टेंट ओवर द पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि सी जो है हमारा कांस्टेंट जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यू इन्वेस्टमेंट की बात होती तो वो हमारा जीरो हो जाता, नया इन्वेस्टमेंट तो होता ही नहीं है ना, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हमारा चल रहा है जो है वो ही चल रहा है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लिक्विडिटी ट्रैप मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग। तो आपको पता है कि जब इकोनॉमी डाउनफॉल में होती है, जब इकोनॉमी डाउन जा रही होती है, डिप्रेशन में होती है, तभी ये जो समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिप्रेशन हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। और यहाँ पर हमारे एग्जाम की तैयारियां जो है बड़े जोर शोर से करवाई जाती है। आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस, यानी कि मैं आपकी सक्सेस को मेरी सक्सेस मानता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर इतनी तालीमता से एक एक टॉपिक को इतनी गहराई से पढ़ाता हूँ। और इस बात के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, खुश रहिए और आबाद रहिए। जय हिंद।